हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेरा आज थर्ड लेक्चर होगा और मैं इसमें आपको बल आघूर्ण विधि द्वारा कैसे गुरुत्व केंद्र फाइंड किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा और कुछ उसका प्रूव्ड भी किसी समतल का गुरुत्व केंद्र निकालने सिखाऊंगा और उसका सारे चीज़ों का प्रूफ मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो गुरुत्व केंद्र ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि गुरुत्व केंद्र आपको चैप्टर समझ में ना आए, ठीक है। और आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, तो कृपया जा करके देख ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बल आघूर्ण विधि द्वारा कैसे गुरुत्व केंद्र फाइंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक आपका समतल है ये, और इसको मैंने इस प्रकार से रखा कि इसका निचला हिस्सा जो है एक्स एक्स पर आता हो और इसका बाएं वाला हिस्सा जो है, आपके लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है वो वाई एक्सिस पर आता हो। तो ऐसा हम रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिससे सारी दूरियाँ, सारी डिस्टेंस जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारी दूरियाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस प्रकार हम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे बल आघूर्ण विधि द्वारा गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र फाइंड करेंगे, तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा कि किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर जो बल आघूर्ण होता है वह क्या होता है, इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल के केंद्र की वाई अक्ष से जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर आघूर्ण हम लेंगे तो किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर आघूर्ण इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल के केंद्र से वाई अक्ष की लंबवत दूरी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल की केंद्र इंटू क्षेत्रफल की केंद्र, क्षेत्रफल की केंद्र की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, क्षेत्रफल की केंद्र की वाई अक्ष से लंबवत, ठीक है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। ये अब फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। चलिए तो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए इस पर मैं इस फिगर में मैंने क्या दिखाया है कि ये यही फिगर हमने नोट करा है और इसका जो है क्षेत्रफल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये वन है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह लाइन खींच दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक A2 जो एरिया वाला है वो एक क्या बन गया, चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल बन गया, और ये एक जो होता है हाफ सर्कल बन गया। यहाँ से हमने लाइन खींचा तो हाफ सर्कल। तो इसके ये ट्रायंगल का जो एरिया है A1 है और इसकी एक्स एक्सिस से जो लंबवत दूरी है Y1 और वाई एक्सिस से जो लंबवत दूरी है X1 है। तो ये A2 एरिया वाले क्या होगा, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, Y2 है, एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी क्या है, Y2, और वाई एक्सिस से जो है ये वाई एक्सिस से इसका लंबवत दूरी जो है इसका क्या है, X2 हमने माना है। इसी तरह इसको हमने A3 एरिया वाला माना और इसकी एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी क्या है, एक्स एक्सिस से लंबवत जो दूरी है Y3 और वाई एक्सिस से जो लंबवत दूरी है आपका X3 है।
इतना समझ में आया? हमने क्या क्या फिगर बनवाना वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बल आघूर्ण इस पर ले सकते हैं। बल आघूर्ण कैसे लेंगे, हम इस फार्मूले द्वारा हम ले लेंगे। ठीक है ना, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर जो पूरा बल आघूर्ण होगा, वाई अक्ष पर जो पूरा बल आघूर्ण होगा, तो हम लिख लेते हैं कि वाई अक्ष पर जो पूरा बल आघूर्ण हो रहा है, पहले मैं इस फिगर के अनुसार नहीं लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस से जो बल आघूर्ण होगा, ये मान लीजिए आप इसका A1 + A2 + A3 इंटू एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 x1 + A2 x2 + A3 x3। A1 x1 + A2 x2 + A3 x3। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जो हमने क्या लिखा, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर बल आघूर्ण, तो क्षेत्रफल क्या है भैया, A1 A2 A3, यानी कि पूरा इसका क्षेत्रफल जो है टोटल A1 A2 A3 है, और इज इक्वल टू A1 का वाई अक्ष पर बल आघूर्ण का काउंटिंग करना है, तो A1 का वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या है, x1 है। इसी तरह हमने एक A1 x1 लिख दिया। A2 का जो वाई एक्स से लंबवत दूरी है ये x2 है, और A3 का वाई एक्स से लंबवत जो दूरी है x3 है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो जब इतना समझ में आ गया तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि समतल के गुरुत्व केंद्र यानी कि परिकेंद्र x का निर्देशांक हम लिखेंगे। कैसे लिख लेंगे देख लें आप। समतल, इसलिए समतल के गुरुत्व केंद्र यानी कि परिकेंद्र का x निर्देशांक, गुरुत्व केंद्र यानी कि परिकेंद्र का x निर्देशांक भी ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, x निर्देशांक जो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से x बार जो होगा यहाँ से हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके A1 x1 + A2 x2 + A3 x3, और जो ये आएगा आपका, ये अपान में चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका A1 + A2 + A3। ये आपको समझ में आया कि नहीं? x कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह हम इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा AI XI अपान में टोटल A, यानी कि टोटल एरिया। सिंपल भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कैपिटल A अगर मान लें हम, जो होगा ये टोटल एरिया जो है A1 + A2 + A3 होगा। इसी तरह हम मान लें यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो, तो इसी तरह हम वाई कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दे रखा है ये जो है आपका टोटल हम निकाल लेंगे A1 + A2 + A3। आपको पता होगा कि A1 + A2 + A3 यानी कि टोटल ये A एरिया आपकी फाइंड हो जाएगी, दो टोटल को जोड़ देंगे तो। ठीक है, तो हम समतल y का निर्देशांक अगर हम निकालें इस प्रकार समतल का y निर्देशांक अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे हम भैया, कैसे निकालेंगे, तो y बार जो होगा आपका इसी तरह हम लिख देंगे। कैसे, तो A1, बस कुछ नहीं करना है, A1
x1 की जगह पे y1 लिख देना है, x2 की जगह पे y2 लिख देना है और x3 की जगह पे y3 लिख देना है। a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान में टोटल जो होगा आपका क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। अगर हम तो टोटल जो होगा एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पर x1 क्या है x1 जो है आपका y एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस है। यहाँ पर y1 क्या है, तो y1 जो है x एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है ना। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है बल आघूर्ण में, ये याद रखिएगा हमेशा। और देखिए ये आपका हो गया y एक्सिस का गुरुत्व केंद्र, समझ हो गया। तो इसको हम इसी तरह इस रूप में लिखें तो y बार जो होगा आपका सिग्मा ए आई वाई आई अपान में कैपिटल ए, ये तो a1 प्लस a2 प्लस a3, ये क्या है कैपिटल ए, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। इसी तरह अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा और इसका यूज करना कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप आसानी से बल आघूर्ण विधि द्वारा भी गुरुत्व केंद्र फाइंड कर सकते हैं। हमने समतल का गुरुत्व केंद्र फाइंड करने सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी ठोस यानी कि सॉलिड जो आ जाए, ठोस पिंड आ जाए यानी कि शंकु आ जाए, बेलन आ जाए, तो उसका हम क्या करेंगे, आयतन के थ्रू बल आघूर्ण विधि द्वारा हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ a1 की जगह पर v का यूज करना है, वॉल्यूम का यूज करना है, ठीक है ना। सॉलिड आए तब सॉलिड पिंड आए तब, यानी कि ठोस पिंड आए तब हम यूज करेंगे v1 के, a1 की जगह पर v1, a2 की जगह पर v2, a3 की जगह पे v3, यानी कि अगर 3 भाग में हुआ तब जितना आसानी से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं उतने भागों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उतने भागों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको आसानी से a1, a2, a3, a4 जितने भी हो उसको मान लेंगे। और यहाँ पर a1 जहाँ पर a1 यूज करें वहाँ पर v1 यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे और उसकी y एक्सिस से लंबवत दूरी वहाँ की x1 हो जाएगी, यहाँ पर v2 हो जाएगी, x2 हो जाएगी, v3 हो जाएगी, x3 हो जाएगी, यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगी, जो भी हो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर इसको सारी चीज़ें नोट कीजिए और इसके बाद v1 वाला भी आपको ठोस सॉलिड के लिए भी गुरुत्व केंद्र वो वाला फार्मूला मैं आपको नोट करवा देता हूँ, फटाफट नोट कीजिए जल्दी। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। मैकेनिक्स जो है हमेशा आपको इसमें मैकेनिक्स में 50 में 50 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मेहनत करोगे तब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 50 में 50 भी मैकेनिक्स में आता है और ये प्लस पॉइंट है अपना ग्रो करने का, यानी कि अधिकतर बच्चों का आता है। और अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो इसमें बाइक भी लग सकती है आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत माइंडली होता है और मैकेनिकल इंजीनियर तो आप लोग है ही, आप लोग तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, ऐसी कोई तो वो नहीं है कि आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल जो आपने ब्रांच चुना वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, वो आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, मैं मिटा रहा हूँ, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको मैं आयतन वाला भी निकालने थोड़ा सा बता ही दिया हूँ, आपको मैं नोट करवा देता हूँ। तो नोट में आप नोट 1 लिख लीजिए। नोट 1 क्या है भैया, नोट जो लिखा जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह उसका नाम नोट नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसे 100 का नोट, 200 का नोट या फिर 500 का नोट हो, तो नोट जो होता है वो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए नोट की आवश्यकता होती है, यही वो नोट समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, यदि किसी समतल के स्थान पर, मैं आपको बताया था, ये लिखवा भी दे रहा हूँ, यदि ये समतल था, यदि किसी समतल के स्थान पर ठोस पिंड में क्या कहेगा दोस्तों,
ठोस पिंड में आएगा क्या आपका, बेलन आ गया, शंकु आ गया और गोला आ गया, तो ये ठोस पिंड हो गया। तो हम लिखेंगे बेलन, जैसे कि बेलन, शंकु, ईटी से लिख देता हूँ, ठीक है। ठोस पिंड जो होगा का गुरुत्व केंद्र अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, का गुरुत्व केंद्र निकालना हो तो विभिन्न भागों के क्षेत्रफल के स्थान पर हमने क्या यूज किया, विभिन्न भागों के क्षेत्रफल के स्थान पर भी आयतन का यूज करेंगे। विभिन्न भागों के क्षेत्रफल के स्थान पर हम आयतन का यूज करेंगे, आयतन का प्रयोग करेंगे, यानी कि यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर हम y कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा भी आई एक्स आई अपान में भी, ठीक है। और y बार इज इक्वल टू सिग्मा भी आई वाई आई अपान में भी। वाई आई क्या है, वाई आई जो है एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस है, और एक्स आई क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस है। उस जो वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ पर ये केंद्र है, तो इसका एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस क्या है, कोई बोलता है कि एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस क्या होता है, तो डायरेक्ट कोई बताएगा कि x1 होता है, लेकिन ये x1 नहीं होगा। एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस ये है आपका, ये वाला है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस जो है आपकी y1 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस जो है आपकी y1 है, और यहाँ पर अगर y एक्सिस से अगर लंबवत डिस्टेंस देखी जाए, y एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस देखी जाए, तो ये हो जाएगा आपका x1। ये समझ में आया। तो ये आपका वॉल्यूम के द्वारा फाइंड कैसे किया जाएगा, आप नोट कर लीजिए। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई ठोस हो तो उसका घनत्व अलग अलग हो, तो उसके लिए भी मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ कि ठीक है। तो सेकंड जो नोट है आपका, ठीक है, सेकंड नोट जो है, यदि ठोस के विभिन्न भागों का घनत्व अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो हम गुरुत्वीय केंद्र कैसे फाइंड करेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान के आयतन के स्थान पर हम द्रव्यमान का यूज करेंगे, ठीक है। जब यदि ठोस के विभिन्न भागों का घनत्व जब अलग अलग होता है तो आयतन के स्थान पर हम द्रव्यमान का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो हम ये भी देख लेते हैं। एक्स बार, इसका जो एक्स बार जो हो जाएगा आपका, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। तो द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्मा रो आई भी आई, द्रव्यमान ही तो ये हुआ है, ये द्रव्यमान ही तो हुआ, इंटू एक्स आई हो जाएगा लंबवत डिस्टेंस, अपान में क्या हो जाएगा, सिग्मा रो आई लिख देते हैं, इंटू भी आई, यानी कि जितना होगा उसका ऐड कर देंगे, और इसका भी जितना होगा उसका ऐड कर देंगे। ये आपका एक्स एक्सिस का गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, और आपका वाई एक्सिस का जो गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा रो आई भी आई इंटू, इसके एक्स आई की जगह पर लिख देंगे सिर्फ वाई आई, यानी कि एक्स एक्सिस से लंबवत जो दूरी होगी वो लिख देंगे, और अपान में
क्या लिखेंगे, सिग्मा रो आई इंटू वी आई, ये आपका हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना की बात करें, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं एक्स बार इजकल टू रो आई वी आई की जगह पर हम एम आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि द्रव्यमान इजकल टू आयतन गुणे घनत्व होता है, तो सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एम आई लिख सकते हैं। ये समझ में आया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसको भी लिख सकता हूँ। इसको भैया क्या लिख सकता हूँ मैं इसको भी लिख सकता हूँ वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, एम आई वाई आई अपान में सिग्मा एम आई। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह सेम टू सेम लिखना है, सिग्मा एम आई वाई आई, यहाँ पर एक्स आई की जगह पे वाई आई लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका वाई बार, ये भी इसके बराबर ये भी हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है। यानी कि रो इंटू वी आई, यानी कि रो इंटू वी, एम इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व। फटाफट नोट कीजिए। और इसमें हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें हम क्या करें कि गुरुत्वीकरण जी से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें तो एम जी आई हो जाएगा, एम जी अपान में ये हो जाएगा, अगर सिग्मा हटा दे तो ये कैपिटल एम जी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा डब्लू आई, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो डब्लू आई एक्स आई अपान में सिग्मा अपान में डब्लू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डब्लू आई एक्स आई, इसको लिख सकते हैं डब्लू आई एक्स आई अपान में डब्लू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू यानी कि पूरा उसका भार, यानी कि एम जी। सिर्फ जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये लिखवाऊंगा नहीं, आप अपने से नोट कर देंगे। फटाफट नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी समतल में कटिंग आ जाए, छिद्र आ जाए, ठीक है, या फिर गोल हो या फिर स्क्वायर कटिंग आ जाए, तो उसका गुरुत्व केंद्र हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम समतल कटिंग वाला मैं आपको फिगर बनाता हूँ और इसके बाद उसी के अनुसार मैं आपको समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक होल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका गुरुत्व केंद्र फाइंड करना हो तो करना कुछ नहीं है, इसका एरिया A1 है, इसकी एरिया A2 है, अलग अलग सारा चीज़ है, इसका X1 है, X2, Y1, Y2 सारा चीज़ अलग अलग है। तो हमें बस क्या करना है, इस वाली जो जैसे हम A1 जैसे x बार लिखते थे AI XI प्लस A1 X1 प्लस A2 X2 अपान में टोटल का एरिया, इसी तरह तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये जो है इसका जो करेंगे, इसका नेगेटिव सिर्फ ले लेंगे, नेगेटिव, इसके पहले क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और अपान में एरिया में भी जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखते थे, तो इसका A2 है, तो A2 जो होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव कर देना है। जितना भी मतलब इसमें कटे हुए है छिद्र है तो उसका सिर्फ नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आपको गुरुत्व केंद्र लिख देते हैं कि x बार अगर हम लिखेंगे तो इसका A1 x1 माइनस क्या होगा, A1 इंटू x1 माइनस क्या हो जाएगा, A2 इंटू x2, ठीक है, A2 इंटू x2 अपान में क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। हमने क्या करा, सिर्फ नेगेटिव लिया, कौन सा लिया, जो जिसमें जो छिद्र है उसको हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। यहाँ पर छिद्र जो है, यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर है, यहाँ पर गोला भी आ सकता है, स्फेयर भी आ सकता है, सारा चीज़ आ सकता है। तो हम x बार ऐसे फाइंड कर सकते हैं,
यहाँ पर A1 की जगह पर अगर सॉलिड आ जाए तो V1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस उसमें ऐसे ही लिखना है। y बार जो होगा यहाँ पर y बार जो होगा A1 y1 माइनस A2 y2 अपान में A1 माइनस A2। सिर्फ नेगेटिव चार्ज ले लेना है, सिर्फ नेगेटिव जो छिद्र है याद रखो, सिर्फ नेगेटिव लेना है, नेगेटिव। समझ में आया फ्रेंड्स? मैं आपको चलिए एक गुरुत्व केंद्र फाइंड करके दिखाऊंगा, यानी कि परिकेंद्र की गणना करूंगा अर्धवृत्ताकार तार की, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार तार की मैं गुरुत्व केंद्र की गणना अभी करूंगा और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक तार है, इसको हमने वृत्ताकार तार है और इसको हमने ऐसे दिखाया गया है। इसको वाई एक्सिस, इसका जो व्यास है, व्यास का जो केंद्र है, इसका केंद्र जो है ओरिजिन ओ पे है, समझ में आ रहा होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ से हम एक थीटा दूरी पे यहाँ से थीटा ले लेंगे और इससे थीटा दूरी पर एक डी थीटा का एक पट्टी काटेंगे, डी थीटा, ठीक है। और इस पट्टी को हम ए और बी मान लेते हैं। ये बहुत छोटी पतली पट्टी है और इसका हम अगर करें तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस, ये तो भैया रेडियस आर है, समझ में आ रहा होगा, रेडियस आर है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है लंब है। तो हम जानते हैं, देखिए अगर हमें ये फाइंड करना हो, लंब फाइंड करना हो, तो हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब अगर इसको हमने x मान लिया, x यानी कि छोड़िए इस यहाँ इसको हम लंब ही लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है r। तो यहाँ से हम लंब लिख सकते हैं, लंब जो होगा आपका r साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, r साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? ये जब आपको समझ में आ गया तो अगर हम इसका आधार निकाले, यानी कि ये बेस होगा, ठीक है। तो इसका आधार निकाले तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आधार निकाले तो जो आधार का जो किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार यानी कि आधार बटा कर्ण आता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण का कर्ण क्या है, यहाँ पे आर है तो आर लिख देते हैं। तो आधार यहाँ से क्या निकलेगा, आधार जो निकलेगा आर कॉस थीटा, इतना समझ में आया, आधार जो निकलेगा आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कॉस थीटा हो जाएगी यहाँ तक, समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर हम तार का पूरा द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान हम मान ले कैपिटल M मान ले, ठीक। तो अगर यहाँ पर ये जो वृत्ताकार जो क्या है तार है, इसका टोटल का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे कि माना तार का कुल द्रव्यमान हमने कैपिटल M माना है, कैपिटल M है, तो तार की इकाई लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, तार की जो इकाई लंबाई का द्रव्यमान जो होगा आपका, तो अगर इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान अगर हम फाइंड करें तो ये पूरी लंबाई इसकी क्या है, अगर हम इसको वृत्ताकार अगर तार मानते तो वो 2πr होता है, पूरी लंबाई परिध के बराबर होता है। लेकिन अगर ये अर्धवृत्ताकार तार है तो इसका जो पूरी लंबाई जो हो जाएगी πr हो जाएगा। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान होगा कैपिटल M अपान πr। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अतः अगर हम डी थीटा वाले यानी कि ए बी का अगर हम द्रव्यमान निकालें फ्रेंड्स, अगर हम डी थीटा का जो यानी कि ए बी अगर की लंबाई फाइंड करना है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चाप है,
तो ए बी जो होगी आपकी यहाँ पे आर डी थीटा, यानी कि चाप इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या होता है। तो अगर हम ए बी का द्रव्यमान फाइंड करें, ये ए बी की ए बी लंबाई, बस ए बी लंबाई, तो अतः क्या लिखेंगे हम, अतः अवयव यानी कि अवयव जो है ए बी की द्रव्यमान जो होगा, कीमत लिखो, का लिखो यार, लड़की नहीं है का द्रव्यमान जो होगा एम अपान पाई आर इंटू क्या हो जाएगा आर डी टी था, यानी कि लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते हैं यार। ठीक है, एक आम का दाम 5 रुपया है तो 5 आम का दाम कितना होगा, 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही है इकाई द्रव्यमान, इकाई लंबाई के द्रव्यमान एम अपन पाई आर है, तो आर डी थीटा का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया इतना? जब इतना समझ में आएगा तो अगर हम ए बी का वाई एक्सिस पे, ए बी का जो है वाई एक्सिस पर अगर हम बल आघूर्ण फाइंड करें तो क्या होगा आपका, ए बी का वाई एक्सिस पर बल आघूर्ण, तो अगर हमें ए बी का वाई एक्सिस पर बल आघूर्ण अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, हम क्या पहले ये लिख लेंगे, तो एम अपान पाई आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, और इंटू वाई एक्सिस से लंबवत दूरी जो ए बी की है क्या है, आर कास थीटा है। समझ में आ रहा होगा, आर कास थीटा लंबवत दूरी, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं बल आघूर्ण में, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो आर कास थीटा लिखेंगे, आर कास थीटा लिख देता हूँ, ये आर से ये आर तो पहले ही कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता हो, ठीक है ना, और डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दिया एम अपान पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? इतना समझ में आपको आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अगर हमें गुरुत्व केंद्र फाइंड करना हो, फार्मूला याद रखिए, मैं पूछूंगा इस प्रकार गुरुत्व केंद्र के परिभाषा के अनुसार जो होगा, गुरुत्व केंद्र का सूत्र क्या होता है, हम गुरुत्व केंद्र का सूत्र से जो क्या होगा, क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ आप, एक्स बार जो होता है आपका एम आई अक्साई, यानी कि बल आघूर्ण अपान में कैपिटल एम, यही तो होता है। तो टोटल का बल आघूर्ण लिख लेते हैं भैया, एम अपान पाई आर कॉस थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है, अपान में कैपिटल एम लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आता है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, इज इक्वल टू एक्स बार का जो हो जाएगा, ये यहीं पर होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, ये एक्स बार का जो गुरुत्व केंद्र होगा यहीं पे होगा। फ्रेंड्स, ये आपका एक्स बार 0 आ गया। अगर हम वाई बार निकालें इसकी भी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी आर साइन थीटा होगी। तो हम लिख लेते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई लिख लेते हैं, 180 को पाई लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पाई लिमिट तो आप समझ रहे होंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एम अपान पाई इंटू लंबवत डिस्टेंस क्या है, आर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपान में एम लिखना है, ठीक है, परिभाषा के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, यही तो होता है सूत्र के अनुसार। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है आपका जो इसका आएगा, आपका आंसर आपके हाथों में मिल जाएगा, यानी कि आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं, आर अपान पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा होगा, और इसका जो 0 से पाई लिमिट लगाएंगे, तो वाई बार जो आएगा आपका आर अपान पाई, माइनस बाहर कर लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हमने बाहर कर लिया, तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, ठीक है, कॉस पाई पहले अपर लिमिट भरते हैं और माइनस करके लोअर लिमिट, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, और माइनस करके लोअर लिमिट यानी कि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2,
और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाइड होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि वाई बार जो आएगा आपका, वाई बार जो आएगा आपका माइनस आर अपान पाई इंटू -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो वाई बार इजकल टू 2r अपान पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसका गुरुत्व केंद्र निकालना सिखाया और इस पर एक आपको क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करा, अर्धवृत्ताकार तार का हमने क्या गुरुत्व केंद्र फाइंड करा, यानी परिकेंद्र फाइंड करा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन होता है साइड में, वो बेल आइकन यानी कि घंटा बजा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और यहीं पर अपना मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, और अगले लेक्चर में आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, और इसी तरह मैं आपको अर्धवृत्ताकार प्लेट का गुरुत्वीय केंद्र फाइंड करने सिखाऊंगा। इसके बारे में होता है सॉलिड होमोस्फेयर का, तो हमने निकलवाया था, और अगर होलो होमोस्फेयर आ गया, होमोस्फेयर तो इसका मैं आपको वो भी निकालने सिखाऊंगा, उसका गुरुत्वीय केंद्र निकालने सिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।